नमस्कार दोस्तों। कोटद्वार में मीडिया की नो एंट्री, यानी कोटद्वार शहर में मीडिया को जाने की अब अनुमति नहीं है। पता नहीं यह फरमान पुलिस या प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से आया है या फिर ऊपर से, यानी उत्तराखंड के सीएम लेवल से। लेकिन जब से मैं कोटद्वार से लौटा हूं तब से यह जानकारी मिल रही है कि अब दिल्ली से जाने वाले मीडिया कर्मियों को शहर में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है। कोटद्वार बॉर्डर पर गाड़ियों को रोक रोक कर चेक किया जा रहा है कि किसी गाड़ी में कोई मीडिया वाला तो नहीं है। ताक झांक करके गाड़ियों को जाने दिया जा रहा है प्रॉपर चेकिंग के बाद, ताकि किसी गाड़ी में बैठकर मीडिया वाले चुपके से भी कोटद्वार न दाखिल हो जाएं। वैसे आज सुबह एक बार फिर मैं कोटद्वार जाने वाला था, लेकिन कल देर शाम से मैं लगातार चूंकि वहां के 2-3 रिपोर्टर से बात कर रहा था, तो मुझे वहां के लोकल रिपोर्टर्स ने बताया कि आपको तो पुलिस वाले अब किसी भी सूरत में कोटद्वार नहीं आने देंगे। मैंने पूछा ऐसा क्यों, तो बताया गया कि पुलिस की मुझ पर अब खास नजर है, क्योंकि मेरी कवरेज से उन्हें परेशानी हो गई है। अब पुलिस नहीं चाहती कि दिल्ली या लखनऊ से मुझ जैसा कोई रिपोर्टर या अलग अलग चैनलों संस्थानों के कोई रिपोर्टर वहां पहुंच जाए और कवरेज करने लगे। तो अब पुलिस के पास एक ही रास्ता था, मीडिया की एंट्री बंद कर दो। जब मुझे जानकारी मिली तो आज मैंने सुबह जाने का इरादा फिलहाल टाल दिया, सोचा चलो कल देखेंगे। और स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं वो कुछ देर पहले आई, आज सुबह की, जब दिल्ली से रेड माइक के रिपोर्टर सौरभ शुक्ला अपनी टीम के साथ कवरेज के लिए कोटद्वार पहुंचे थे। सौरभ को कोटद्वार के द्वार पर ही रोक लिया गया। और यह वही पुलिस है जिनकी मौजूदगी में, जिनकी आंखों के सामने अलग अलग जिलों से आए बजरंग दल के हुड़दंगी इन्हीं सड़कों और इन्हीं रास्तों से होते हुए कोटद्वार में 31 जनवरी को दाखिल हुए थे और हंगामा किया था। लेकिन अभी रोका जा रहा है। ऐसे एसओ साहब, हमने क्या कर दिया? आप हमें जाने नहीं दे रहे। आपने क्या किया जो आप जाने नहीं दे रहे हमें? अरे हटाइए। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप जो है अभी बात कर। सर मैं क्या करूं? अभी भी तो कुछ होगा, आप कहने तो अच्छा है तो मैं अच्छा ही दिखा देता हूं जाके। सर कौड़िया बॉर्डर पर हैं, ये कोटद्वार का बॉर्डर है। हम यहाँ पर आए थे कवर करने के लिए, दीपक वाले मामले को लोगों से बात करनी थी, लेकिन हमें यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। कहना है कि मीडिया वाले जाने से लॉ एंड ऑर्डर होता है, बजरंग दल वाले सड़क पर जाके सड़क जाम कर दे तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता, एक मुस्लिम व्यक्ति को जाकर के परेशान करे तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता। सर पूरे सम्मान के साथ सर हमें, अब देखिए हम बोरा साहब से पूछ रहे हैं, बोरा साहब हमें जवाब नहीं दे रहे हैं। सर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे जाने दीजिए सर। नहीं वो सर को सर मैं सर के सामने ले लेता हूँ बाइट। सर किसके? सुनिए, मैं भी आपसे सम्मान से बात कर रहा हूँ, आप रेस्पेक्टफुल हैं। ये अरे भैया हमारी वीडियो बना, देखो हमारी वीडियो ये बना रहे हैं आप, देखिए यहाँ पर ये नहीं चाहते हैं कि सच बाहर आए। चौहान साहब कब तक नहीं जाने देंगे हम लोगों को? सर जब तक ऊपर से आदेश नहीं होंगे। ऊपर से आदेश है क्या? नेगी साहब क्या किया हमने? तो ये हकीकत है प्रेस स्वतंत्रता की। रेड माइक के रिपोर्टर सौरभ शुक्ला कोटद्वार बॉर्डर पर मौजूद पुलिस वाले से पूछते रहे कि कब तक हमें कोटद्वार नहीं जाने देंगे। पुलिस वाले कह रहे हैं कि जब तक ऊपर से आदेश नहीं होगा। ऊपर से उनका तात्पर्य क्या है ये तो पता नहीं। ऊपर से मतलब जिले के एसएसपी और डीएम से है या फिर सीधे सीएम से। कोटद्वार के शहरी क्षेत्र में जहां से दाखिल होते हैं वहीं बैरिकेडिंग लगी है, पुलिस की जबरदस्त मुस्तैदी है, शहर कोतवाल से लेकर सीओ तक की तैनाती है। कभी कभी सुना है एएसपी साहब भी चक्कर लगा लेते हैं सिर्फ इसलिए कि दिल्ली से आने वाले मीडिया कर्मी कोटद्वार पहुंचकर कवरेज नहीं कर सकें। मुझे कोटद्वार से कुछ लोकल रिपोर्टर्स ने बताया कि पुलिस ने यह सख्ती मेरी कवरेज के बाद की है। चूंकि मैंने कोटद्वार पुलिस के मंसूबों को एक्सपोज कर दिया, चूंकि मैंने वहां के एएसपी साहब से कुछ तीखे सवाल पूछ लिए, चूंकि मेरे सवालों से एएसपी साहब बहुत असहज हो गए, चूंकि मेरे वीडियो को देखकर कोई भी समझ सकता है कि वहां दीपक कुमार के खिलाफ नामजद एफआईआर और हुड़दंगियों के खिलाफ अज्ञात एफआईआर के पीछे पुलिस का कोई मोटिव है, इसलिए अब साहबों ने तय किया कि दिल्ली से किसी मीडिया वाले को कोटद्वार आने ही न दो। न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। हालांकि पुलिस और प्रशासन के इन साहिबानों को अंदाजा हो गया होगा कि बांसुरी अब बज चुकी है। देश के लोग मेरे कवरेज के बाद यह देख चुके हैं कि कैसे दीपक कुमार की लिखित शिकायत में दर्ज नामों के खिलाफ एफआईआर लिखने की बजाय पुलिस की तरफ से बजरंग दल के लफंगों और ज्ञात हुड़दंगियों को अज्ञात बताकर एफआईआर लिखी गई है। जिस दीपक कुमार को पूरा देश सलाम ठोक रहा है, उसी दीपक कुमार के खिलाफ कई धाराओं में उन्हीं हुड़दंगियों की शिकायत पर एफआईआर लिख दी गई है। अब पुलिस को लगता है कि बहुत छिछालेदर हो गई, बहुत मुंह काला हो गया,
बहुत फजीयत हो गई तो बाहर से आने वाले मीडिया कर्मियों को ही रोक दो, शहर में घुस नहीं न दो, किसी को दीपक तक पहुंच नहीं न दो, किसी को उस बाबा ड्रेस वाले बुजुर्ग तक पहुंच नहीं न दो। पुलिस ने अब कवरेज को रोकने का यही तरीका निकाला है। इतनी ही मुस्तैदी अगर कोट द्वार के पुलिस वालों ने 31 जनवरी को दिखाई होती, शहर में बजरंग दल के उत्पाती दस्ते तब दाखिल न हुए होते, इतना हंगामा न हुआ होता, दीपक कुमार के जिम के बाहर 100, 150 या 50, 75 जितने भी लड़के थे उनका जमावड़ा न हुआ होता, ऐसी नारेबाजी और गालियों की बौछार न हुई होती। तस्वीरें सबूत के तौर पर मौजूद हैं कि उस दिन पुलिस क्या कर रही थी। वही पुलिस जो आज रिपोर्टर्स को, जर्नलिस्ट को रोक रही है बहुत सख्ती के साथ कि ऊपर से आदेश है। उस दिन तो पुलिस तमाशबीन बनी रही। तस्वीरें गवाह है कि पुलिस वाले आगे आगे पेट्रोलिंग करते हुए गाड़ी से जा रहे हैं और नारेबाजी करते ये भीड़ शहर से गुजरते हुए दीपक कुमार के जिम तक उस दिन पहुंच गई। पुलिस ने कहीं थोड़ी भी सख्ती नहीं दिखाई, ऐसा कोई वीडियो में दिखता नहीं है। और दीपक कुमार की माने तो उसके जिम के बाहर 2 घंटे तक यह सब चलता रहा, कई पुलिस वाले मौजूद रहे और यह सब पुलिस की एफआईआर में ही दर्ज है। ऐसी ऐसी गालियां, ऐसी नारेबाजी, सीधे सांप्रदायिक सद्भाव की धज्जियां उड़ाने वाली कवायद कोशिश। लेकिन पुलिस क्या कर रही थी और वो पुलिस आज इतनी मुस्तैद कैसे है? यही सारे सवाल मैंने एएसपी साहब से पूछे थे जो कोट द्वार के एसपी हैं। और जैसा कि मैंने कहा एफआईआर में क्या लिखा है, एफआईआर मैंने कल भी एक वीडियो में विस्तार से आपको बताया है, वो जरूर उस वीडियो को देखिएगा। लेकिन उस दिन जो बजरंग दल के लड़के लफंगे, और लफंगा कहता हूं तो ऐतराज होता है बहुत सारे लोगों को, लफंगे क्यों कहते हैं, लेकिन एफआईआर में पुलिस ने जो कुछ उनके लिए लिखा है, पुलिस की दर्ज एफआईआर, भले उनको 30-40 लोगों को अज्ञात कहा, लेकिन जो कुछ लिखा है कि उन्होंने हंगामा किया, सांप्रदायिक सद्भाव को तोड़ा, पूछताछ के मतलब पुलिस को के साथ बदसलूकी की, पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ा, पुलिस की नहीं माने, गाली गलौज की, इनको हटाने की कोशिश की तो पुलिस बल को भयोप्रांत कर हमलावर होकर पुलिस के साथ धक्का मुक्की की, ये सब कुछ एफआईआर में दर्ज है। इतना कुछ लिखने के बाद तो क्रिमिनलिटी प्रूव हो रही है, तस्वीरें गवाह है, चेहरे सबूत के तौर पर हैं, लेकिन अज्ञात जरूर है, लेकिन पुलिस ने उनके अपराध का जिक्र तो किया है। और अगर ये सब अपराध करते हैं तो लफंगे गुंडे नहीं हैं तो क्या है? लेकिन दीपक की एफआईआर अब तक दीपक के नाम से दर्ज नहीं हुई है, जो दीपक ने शिकायत दी थी 2 पन्ने की। इस शिकायत पर भी कल मैंने आपको वीडियो में बताया था, परसों भी बताया था जब मैंने दीपक से बात की कि कैसे इसमें 8 लोगों के नाम दीपक ने लिख कर दिए थे। उन 8 लोगों के नाम एफआईआर में होने चाहिए थे, लेकिन पुलिस ने अपनी तरफ से एफआईआर की। दीपक की यह शिकायत एफआईआर में अभी तक मेरी जानकारी के मुताबिक एफआईआर में कन्वर्ट नहीं हुई है। अगर हुई होती तो चौथी एफआईआर होती। एक एफआईआर जो दीपक कुमार के खिलाफ की गई, जो शाम 7:20 पर की गई, उन हुड़दंगियों पर एफआईआर पुलिस की तरफ से की गई जो 10:40-45 पर की गई, और एक एफआईआर जो बाबा ड्रेस के जो मालिक हैं उनकी तरफ से की गई। लेकिन दीपक कुमार ने जो नाम लिखे, जिन नामों का जिक्र किया, जिन पर आरोप लगाया कि हमलावर के नाम क्या हैं, उनकी गाड़ियों के नंबर क्या हैं, उनके फ़ोन नंबर, सब कुछ, इनके नाम से नामजद एफआईआर अब तक नहीं है। अगर आपको पता चले कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि पुलिस इनके नाम कब डालती है। और यही सारे सवाल हमने पूछे थे। क्या पूछा था हमने एसपी साहब से? मैं चाहता हूं कि वो वीडियो आप देखें, छोटा सा टुकड़ा, किन सवालों पर एएसपी साहब बौखलाए। ये जानना जरूरी है कि चूंकि एफआईआर 3 हुई है, एफआईआर हुई, एक एफआईआर में कहा गया 30-40 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर, जिन्होंने हुड़दंग किया, नारेबाजी की, नारेबाजी अश्लील थी, गाली गलौज सब कुछ था। वो वीडियो में रिकॉर्ड है जो आपने भी देखा होगा, पुलिस वाले भी होंगे। और एक एफआईआर हुई उस जिम ट्रेनर दीपक कुमार के खिलाफ। नहीं, इंडिविजुअल उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन वो क्या है कि आपस में जो भी झगड़ा हुआ वहां पर जो सिचुएशन थी उसके हिसाब से। नहीं, दीपक कुमार और विजय रावत के खिलाफ एफआईआर है, उनका भी है और दूसरे पक्ष का। अभी मैं दीपक कुमार की बात कर रहा हूं। दीपक कुमार के खिलाफ जो एफआईआर है वो एफआईआर उसी शख्स ने कराया, गौरव कश्यप और एक आदमी ने, जो
31 तारीख आप लोग इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर नहीं दिया नहीं ना। सर, जब आप नहीं, एफआईआर दर्ज करेंगे एसपी साहब, मेरा काम है सिर्फ मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप जो जवाब देंगे वही जवाब दर्ज करेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ, जब पुलिस कोई एफआईआर करती है, एक शख्स जो वहां बचाने के लिए था उस मुस्लिम बुजुर्ग को, और उसके बाद उस शख्स के घर के जिम के बाहर बहुत लोग पहुंच गए, वो बाकायदा शहर लांग के 2 किलोमीटर चल के आए, हूटर वाली गाड़ियों के साथ आए। मेरे पास वीडियो है एसपी साहब, आप पुलिस में है, आपके पास ज्यादा जानकारी होगी, अगर मैं दिल्ली से आके हम ये इनको वीडियो देख चिन्हित सकता कर हूं। रहे हैं ना, चिन्हित कर ये रहे हैं वीडियो हम। है एसपी साहब, ये मेरे ख्याल से ये गाड़ी आपकी है क्या? एक गाड़ी चिन्हित चल कर रही रहे है, हैं, हाँ। नहीं चिन्हित ऑलरेडी है कि गाड़ी, पुलिस की गाड़ी आगे आगे चल रही है, ये गाड़ी आपकी है? नहीं, ये पुलिस की नहीं है। पुलिस है लिखा हुआ पीछे, अभी मैं नंबर बताता हूँ। और इस गाड़ी के साथ ये नारे लगाते हुए अरे लोग भैया, चल रहे हैं। अब तो आप तो एसपी पुलिस साहब, का वो काम कर रहे मेरा हैं, काम investigation। पत्रकार का काम, इन्वेस्टिगेशन नहीं है। ये पुलिस की गाड़ी आगे गई 100 मीटर, पीछे बाइक पे हैं, और ये पैदल लड़के जा रहे हैं, सब नारे लगाते हुए जा रहे हैं, और ये नारे लगाते हुए लड़के तो सीधे इसी जिम का तक- तो मुकदमा है, इसी के लिए तो अभियोग पंजीकृत किया गया है। तो पुलिस तो साथ चल रही है, वीडियो में तो दिख रहा है। पुलिस रोक रही है ना उनको। कहां रोकने रोक के रही है? पुलिस आगे आगे, पुलिस की गाड़ी जा रही है, पीछे पीछे जा रहे हैं, जैसे रोड क्लियर करती जा रही है पार्टी, एडवांस पार्टी। लिए। भैया उन्होंने कहा हम सिद्धबली जा रहे हैं, हाँ। सिद्धबली जा रहे हैं, और ऐसे मंदिर नारे में जा रहे लगाते हुए सिद्धबली जाते हैं, और उसके बाद देख लेंगे, तुम रुकना, भागना मत, दीपक मैं आ रहा हूं, बजरंग दल के लोग भागना मत। हैं। अभी अभियोग जो पंजीकृत हुआ किन धाराओं में और किसके लिए हुआ है ये देख लीजिए। तो अभियोग पंजीकृत में 30-40 अज्ञात लोग हैं, तो सब ज्ञात चेहरे हैं, ये तो ज्ञात हैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूं, एक मिनट एएसपी साहब, जो दीपक ने, एक मिनट, दीपक ने जो आपको शिकायत दर्ज कराई, दीपक ने हमें अपनी शिकायत जो पुलिस को दी, थाना प्रभारी को दी, उसमें 7-8 लोगों के नाम हैं, उसमें 7-8 गाड़ियों के नंबर हैं, जिन गाड़ियों पर हूटर लगे थे, जो गाड़ियों से आए, भगवा वाले भी कुछ दिख रहे हैं, उसके बाद फिर पैदल भैया आए। तो उसी में तो हो रही है इन्वेस्टिगेशन। तो एसपी साहब, मैं ये कह रहा हूं कि अगर दीपक ने नाम दिए 8 लोगों के, तो वो सब अज्ञात हो गए। और दीपक ने कहा दिए नाम? दीपक ने शिकायत थाना प्रभारी को दिया है, दीपक ने बाद में दी, हमारे तो चौकी प्रभारी ने उसमें मुकदमा अभियोग पंजीकृत कराया है। लेकिन दीपक ने 31 को ही थाना दीपक प्रभारी को दिया, जिसमें 8 नाम है सर। आप थाना प्रभारी को पूछ लीजिए, 8 नाम है, 9 नाम है, वो नाम मैंने पढ़े हैं। अगर उनके नाम पे अज्ञात कह दिया गया, जो एक आदमी विक्टिम है एक तरह से उस दिन, भाई घेरने लोग 100 लोग, 50 लोग, अगर 40 अभी अब नाम आ जाएंगे तो सम्मान के साथ कि मैं ये जानना चाहता हूं कि दीपक कुमार के खिलाफ जब एफआईआर दर्ज हुई, थोड़ी बहुत जितना मैं समझता हूं कि प्राथमिक तौर पर पुलिस आसानी से एफआईआर दर्ज नहीं करती अगर कोई आदमी कुछ भी किसी पर आरोप लगाए। लेकिन दीपक कुमार पर जब एफआईआर दर्ज हुई, दीपक कुमार पर एफआईआर दर्ज करने वाले गौरव कश्यप, जो वीएचपी वगैरह से जुड़े हैं, उन्होंने कहा उनकी घड़ी छीन ली, उनका मोबाइल छीन लिया। तो नहीं है ना, छीनने का कोई एविडेंस नहीं मिला। वही जानना चाह तो रहा हूं। जांच हुई थी, नहीं धारा भी नहीं है। धारा है मेरे पास जो 3-4 धारा, छीनने की नहीं है। आपने गाली गलौज हाँ, जांच हुई और जांच में नहीं पाया गया, तो वो तो जो तब उसके हिसाब से हुई। तो अब ये बताइए कि जो उसने कहा कि मोबाइल छीन ली, घड़ी छीन लिया, पैसे छीन उसके लिए, एविडेंसेस नहीं थे। एविडेंस नहीं मिले। नहीं तो अगर कोई झूठी एफआईआर कराता है तो जिसके नहीं, वो एविडेंस पुलिस- नहीं लिखा ना, उसमें लिखा ही नहीं है। जांच हुई बीएनएस में, ये है कि एफआईआर आएगी तो उसमें पुलिस को जांच का अधिकार है। अगर नहीं उसमें फैक्ट पाए जाते तो वो नहीं होता। धाराओं पे पाए जाएंगे उन तो धाराओं पे अगर बाय द वे बोलचाल का है या नॉर्मल धक्का मुक्की है उस तरह का, तो वही होगा। लगभग 15 या 17 मिनट का ये इंटरव्यू है। एएसपी साहब से जब मैं सवाल कर रहा था, उसी बीच वहां सीओ साहब और एसएचओ साहब भी आ गए इंटरव्यू के बीच में। उन्होंने भी एएसपी साहब के बिहाफ में जवाब दिया, लेकिन वो सवाल जिनका जवाब चाहिए वो जवाब अभी तक मिला नहीं है कि दीपक का गुनाह क्या था। दीपक के खिलाफ एफआईआर उन हुड़दंगियों के नाम से एफआईआर होने से पहले क्यों हुई, और उन हुड़दंगियों को अज्ञात क्यों बताया गया जिनके चेहरे ज्ञात हैं, जिन्हें कोटद्वार के लोग भी जानते हैं, जिनके वायरल वीडियो हैं। सब कुछ पुलिस वालों के सामने हो रहा था। पुलिस वालों ने अपनी एफआईआर में, पुलिस ने दर्ज की है कि उन्होंने कितना हुड़दंग किया, क्या किया, सब कुछ लिखा हुआ, धाराएं लगाई हैं। सिर्फ चेहरे गायब हैं, जो ज्ञात लोग हैं वो अज्ञात हैं। ये सारे सवाल जवाब मांगते हैं, और इन्हीं सवालों का जवाब मांगने के लिए मीडिया के लोग जा रहे हैं। वो रिपोर्टर जो कल पता चला कि न्यूज लॉन्ड्री के रिपोर्टर अनमोल प्रीतम गए थे, उन्हें भी रोका गया बॉर्डर पे 1-1.5 घंटे, किसी ढंग से वो दाखिल हुए। आज मुझे पता चला सौरभ शुक्ला को रोका गया, लेकिन किसी ढंग से शायद वो दाखिल हुए नहीं हुए, अभी मुझे जानकारी नहीं है। कुछ रिपोर्टर दाएं बाएं से ट्रेन से जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं भाई? ये कैसी निषेधाज्ञा है? क्या ये ऑफिशियल निषेधाज्ञा है नो एंट्री का?
और वो स्पेसिफिक है कि मीडिया को भी नो एंट्री है। अगर आप ये करते हैं कि भाई शांति भंग होने का खतरा है या पॉलिटिकल पार्टीज के बहुत सारे लोग आ जाएंगे, वहां शहर में जो सद्भाव का माहौल है उसको कोई खतरा होगा, चलिए एक बार मान भी लेते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के जत्थे अभी न जाए, ऐसी कोशिश आप कर सकते हैं कानूनी तौर पर कि शहर में शांति बनी रहे। लेकिन रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट, जो एक गाड़ी में कैमरामैन एक रिपोर्टर जा रहा है, उसको क्यों रोक रहे भाई आप? क्योंकि वो रिपोर्टर आपको एक्सपोज करेगा, क्योंकि वो रिपोर्टर तलाशेगा कि वो चेहरे कौन थे जिन्हें पुलिस ने अभी तक अज्ञात माना है, क्योंकि आप कहीं मिल गए तो आपसे तीखे सवाल पूछेगा। तो इसलिए आपने तय किया कि बाहर वाले मीडिया को रोक दो, क्योंकि सवाल बाहर वाले मीडिया वाले ने पूछ लिया था, मेरे जैसे किसी शख्स ने। गुडी गुडी इंटरव्यू देने के जो अभ्यस्त अफसर्स हैं, उन्हें यह मंजूर नहीं, उन्हें कबूल नहीं कि कोई इस तरह से तीखे सवाल पूछ ले। क्यों दीपक की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई, यह सवाल आज भी जिंदा है। और दीपक पर जिस तरह से छिनौती के, 3000 छीनने के और मोबाइल छीनने के और जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल करने के आरोप के साथ उन्हीं हुड़दंगियों में से 2 की तरफ से एफआईआर दर्ज हुई और पुलिस ने, एएसपी साहब ने माना कि उन बातों की पुष्टि नहीं हुई कि दीपक ने रुपए छीने या मोबाइल छीना या घड़ी छीनी। और अगर वो उन बातों की पुष्टि उन आरोपों की नहीं हुई, जो धाराएं भी नहीं लगी है, तो फिर सवाल उठता है एफआईआर तो लगता है फर्जी है। लेकिन वो एफआईआर पहले दर्ज हुई थी। कल के वीडियो में देखिएगा, समझ में आएगा। दीपक कुमार से मैंने जब बात की थी, दीपक ने कहा कि पुलिस ने उनके साथ, पुलिस का रवैया सकारात्मक, मदद वाला नहीं था। पुलिस तमाशबीन थी, तब भी सब कुछ वहां होता रहा। मैं चाहता हूं छोटा सा टुकड़ा वो भी सुनिए। पुलिस प्रशासन इसमें उस दिन बिल्कुल डाउन था, बिल्कुल मतलब कहीं से हमें पुलिस प्रशासन की हेल्प नहीं मिल रही थी। वो 5-6 घंटा यहाँ घूमते रहे, गाली गलौज उन्होंने जो मन में उनके आया उन्होंने वो भगाया, जो मेरे लिए उल्टा सीधा उन्होंने बोला है वो बोला है उन्होंने। और बोलने के बाद वो अपना इधर उधर घूमते रहे, खुला गाली देते रहे बिंदास होकर। पुलिस प्रशासन को देखता रहा, उनको ये नहीं कि उनको यहाँ से भगा दे। उल्टा पुलिस वालों ने मेरे को ले जाकर थाने में बिठा दिया। वो चाहे किसी भी मैटर के लिए बिठाया हो, कि शांति भंग ना हो इसलिए बिठाया हो, मगर वो फिर भी गाली देते रहे 2-2.5 घंटा यहाँ पर आराम से। उसके बाद भी उन्होंने गाली दी। जब मेरे को पुलिस प्रशासन ने अंदर थाने में बिठा दिया, उसके बाद भी पुलिस प्रशासन को भगाने में नाकाम रहा। तो आपको पुलिस ने डिटेन किया थाने में या ऐसे शांति भंग? नहीं, ऐसे ही बिठा के रखा, डिटेन तो नहीं किया, ऐसे ही बिठा के रखा उन्होंने मेरे को कि दीपक जी हम नहीं चाहते कि कोर्ट द्वार की शांति भंग हो। यहाँ से ले गए पुलिस बिल्कुल, वाले। यहाँ से। लेकिन यहाँ जो लफंगे हंगामा और गाली गलौज कर रहे थे, उनमें से किसी को नहीं पकड़ा? नहीं, उनमें से किसी को नहीं पकड़ा, किसी को कुछ नहीं बोला और अपना देखते रहे। तो अभी भी मतलब क्या है, ये जो है उस दिन ये बदतमीजी कर रहे थे, बहुत गंदी गंदी गाली दे रहे थे मेरी माँ को। बाहर से कई जगह से लोग आए। बहुत देहरादून से 150 करीबन 200 लोग आ रहे थे यहाँ पर। ये बहुत इन्होंने आतंक मचाया, बहुत मतलब इन्होंने खुलकर गालियां दी हैं, खुलकर बदतमीजी करी है, खुलकर नारे लगाए हैं। और मुझे पता चला कि वो लोग पहले से अनाउंस करके आए थे, ऐलान करके आए थे। वो मैंने इन्फॉर्म किया था पहले ही, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। यहाँ थाने में भी मैंने इनको इन्फॉर्म किया था, चौकी में मैंने इनको इन्फॉर्म किया था कि सर ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने एक पोस्ट डाली है और पोस्ट डालने के बाद उन्होंने कुछ देर बाद उस पोस्ट को शेयर वेयर भी किया होगा, जो भी है। तो मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, वो यहाँ पर आने के लिए बोल रहे हैं और कल यहाँ पर बवाल होगा, मैं इसलिए आपको पहले इन्फॉर्म कर रहा हूँ। वो भी इन्फॉर्म मैंने उनको इसलिए किया, मैं उनसे डरा नहीं हूँ। मैंने इन्फॉर्म उनको इसलिए किया क्योंकि जिस दिन वो 26 तारीख का मैटर हुआ था और अगले दूसरे तीसरे दिन ये मैटर उछला था, तो यहाँ के इंचार्ज ने मेरे को ऐसा बोला था, थाने इंचार्ज ने, कि आपने हमको कॉल क्यों नहीं करा, आपकी गलती है कि आपने हमको कॉल क्यों नहीं करा, तो आपको कॉल करना चाहिए था। तब जाकर मैंने उनको पहले इन्फॉर्म, उन्होंने हमको बोला भी कि दीपक जी अदरवाइज कोई मैटर होता है दोबारा तो आप हमको इन्फॉर्म करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है सर। अब वो मैटर हुआ तो मैंने उनको इन्फॉर्म करा, इन्फॉर्म करने के बाद भी वो उनको रोक नहीं पाए। उसमें तो मैं जो तस्वीर देख रहा हूँ दीपक कि ये लोग 1.5 किलोमीटर पहले जो कोई बैरियर है, वहां तक हूटर वाली गाड़ियां आई हैं। बिल्कुल, गाड़ियों में हूटर बज रहा, 3 गाड़ियां आई, गाड़ियों के नंबर और वीडियो मेरे पास है। उसके बाद वहां से वो लोग पैदल चले हैं, नारेबाजी करते हुए, गालियां देते हुए, दीपक को ललकारते हुए, कटुआ मुल्ला और न जाने क्या क्या करते हुए। और पुलिस की आगे आगे गाड़ी भी चल रही थी, पुलिस वाले भी चल रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे पुलिस वालों के संरक्षण में या पुलिस वाले आगे चल रहे हैं और पुलिस वाले रास्ता दिखाते हुए ला रहे हैं। पुलिस ने रोकने की कोशिश नहीं की। वो वीडियो तस्वीर इस बात की गवाही देता है कि पुलिस चाहती तो उन्हें यहां से 1.5 किलोमीटर पहले रोका जा सकता था, लेकिन बाकायदा वो लोग यहाँ आए और उसके बाद यहाँ हंगामा हुआ। तो आपको लगा कि पुलिस की जो भूमिका होनी चाहिए थी नहीं हुआ? आपने एक वीडियो भी बाद में ऐसा पोस्ट किया आपने सोशल मीडिया पर। अब हम इंतजार करेंगे, चूंकि एएसपी साहब ने हमें कहा, जब मैं पूछ रहा था उनसे कि नामजद क्यों नहीं है, उन्होंने कहा नाम आ गया तो 31 तारीख की घटना है, 31 तारीख की रात की एफआईआर है, 1 तारीख बीता, 2 तारीख बीता, आज 3 है कि 4 है, आज 4 तारीख।
तो 4 दिन हो गए। तो हम इंतजार कर रहे हैं कि वो लोग जो ज्ञात होकर अज्ञात हैं वो एफआईआर में, पुलिस रिपोर्ट में या कोई संशोधित ऐसी चीज जांच की आएगी जिससे वो ज्ञात होकर वो चेहरे पुलिस के की जांच के दायरे में कब आएंगे। आ गए तो अच्छी बात है, और नहीं आए तो हम इंतजार करेंगे और हम जैसे लोग फिर जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। नजर होगी कोर्ट द्वार।